तो बच्चों आज अगला क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो बच्चों, लैंगिक जनन करने वाले जीव दो प्रकार के होते हैं। तो एक लिंगी और द्विलिंगी। तो मानव क्या है, एक लिंगी जीव है जिसमें नर और मादा जनन अंग अलग अलग जीव में पाए जाते हैं। यदि किसी जीव में नर और मादा जनन अंग एक ही में होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी कहलाते हैं। तो बच्चों, जो लिंग निर्धारण का गुणसूत्र सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार मानव में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इन्हें कहेंगे हम, क्या कहते हैं, समजात गुणसूत्र। एक है इसमें समजात, या उसे हम ऑटोसोम्स कहते हैं। तो ये बच्चे होते हैं कितने, 22 जोड़ी ऑटोसोम्स, और एक जोड़ी और दूसरे क्या होते हैं, विषमजात, या उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोसोम्स। यानी कि आप देखते होंगे हेटेरोसोम किसमें होगा, महिलाओं में, मादा में क्या होते हैं, दोनों गुणसूत्र की संरचना क्या होगी, XX, और नर में क्या होती है, एक X और एक Y। तो अब बच्चों, इसमें लिंग निर्धारण की जो विधि है, आप छोटी कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा। मादा में 2A प्लस XX, और नर में क्या होता है, 2A प्लस X और Y। एक क्या होगा, X होगा, और एक क्या होगा, Y होगा, है ना। तो बच्चों, इनकी आप अलग अलग युग्मक कर लीजिए। क्या हो जाएगा, A प्लस X, दूसरा भी A प्लस X, है ना। ऐसी इसके दो युग्म बन गया। और इसमें क्या होगा, A होगा A प्लस X, और एक क्या होगा, A प्लस Y। तो ऐसे बनाएंगे इसमें, यानी कि ये क्या है, मादा क्या होंगे, अंडाणु, क्या होंगे, अंडाणु, और ये क्या होंगे, शुक्राणु। आपने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन। तो इसमें आप दिखा देंगे ऐसे करके, A प्लस X और A प्लस X, और यहाँ दिखा दो आप A प्लस X और A प्लस Y। अब देखेंगे यहाँ पर A प्लस A क्या हो गया, फिर 2A प्लस क्या हो जाएगा, दोनों क्या है, ये एक X ही हो गया, एक X ही हो गया, यानी कि 2X हो गया, XX हो गया ना। ऐसे ही आप ये 2A प्लस X और Y। अब यहां देखेंगे आप 2A
प्लस एक्स एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस एक्स वाई हो जाएगा नहीं। तो बच्चों ये 2a प्लस एक्स एक्स क्या हो जाएगा 2a प्लस एक्स एक्स है लो पुत्री, यहाँ पर भी क्या होगी पुत्री, यहाँ पर पुत्र, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये पुत्र, यानी पुत्री और पुत्र का अनुपात कितना हो रहा है फिर, पुत्र और पुत्री का अनुपात क्या है, कितना होता है 1:1 का अनुपात होता है ना। तो ये क्या है मानव में लिंग निर्धारण की विधि, क्या है ये मानव में लिंग निर्धारण, छोटी कक्षाओं में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। तो बच्चों समजात या ऑटोसोम्स और लैंगिक गुणसूत्र को हेटेरोसोम्स या एलोसोम्स भी इसे हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं एलोसोम्स, हेटेरोसोम्स या एलोसोम्स कहते हैं। और इसे ये कैसा होता है फिर ये द्विगुणित होते हैं, ये कैसे होते हैं 2x होते हैं, ये द्विगुणित होते हैं। और इनमें से दो गुणसूत्र लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। लैंगिक गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं x तथा y, और स्त्रियों में क्या होता है दोनों XX होता है, और पुरुषों में क्या होता है एक X होता है और एक क्या होता है Y होता है। यानी पुरुषों में लैंगिक गुणसूत्र क्या होते हैं असमान होते हैं, और युग्मक में केवल एक ही लैंगिक गुणसूत्र होता है। लैंगिक गुणसूत्र की भिन्नता, लैंगिक गुणसूत्र की जो भिन्नता होती है वही लिंग निर्धारण करती है। अब देखो कई बच्चे एक नंबर में पूछा जा सकता है लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है मादा या नर। तो बच्चों लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है, लिंग निर्धारण के लिए पुरुष का वाई गुणसूत्र जिम्मेदार है। कौन सा वाई गुणसूत्र जिम्मेदार है। लेकिन प्रताड़ित किसे किया जाता है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है ना। अब अगला प्रश्न है बच्चों, तो बच्चों अब इसमें थोड़ा सा और समझ लेंगे। इस विधि में स्त्री के जो दोनों लैंगिक गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं XX होते हैं, तथा पुरुष में क्या होता है एक लैंगिक गुणसूत्र X होता है और दूसरा क्या होता है Y होता है। और स्त्री में अंड जनन द्वारा बने सभी अंडाणुओं में दैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट तथा एक लैंगिक गुणसूत्र होता है, जिसे हम किसे दर्शा रहे हैं A प्लस एक्स से दर्शा रहे हैं, है ना। तो दोनों क्या है इसमें समान है, A प्लस एक्स है। और स्त्री यानी समयुग्मकी लिंग होता है, उसमें समयुग्मी लिंग की होती है क्योंकि उसमें एक A प्लस एक्स होता है। इसके विपरीत पुरुष में शुक्राणु जनन से बने 50% शुक्राणु क्या होते हैं A प्लस एक्स वाले होते हैं, और 50% क्या होते हैं A प्लस वाई वाले होते हैं। अब यदि A प्लस एक्स स्त्री का A प्लस एक्स गुणसूत्र पुरुष के A प्लस एक्स से मिलते हैं तो उस दिशा में पुत्री होती है। और यदि स्त्री का A प्लस एक्स गुणसूत्र पुरुष के A प्लस वाई गुणसूत्र से मिलता है तो इसकी संरचना 2A प्लस एक्स वाई
यानी क्या होगी, पुत्र की होगी। तो इस दशा में जो अनुपात होता है वो 1:1, यानी कि बराबर का अनुपात पाया जाता है। परंतु देख रहे होंगे आप लोग, हमारे भारतवर्ष में कुछ ही राज्य हैं जहां ये लिंगानुपात को क्या करके रखा है, बनाए रखा है, नहीं तो लिंगानुपात क्या है, कम है। तो ये गर्भ में ही भ्रूण हत्या के कारण ये रेशियो क्या होता है, दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, शिशु का रुधिर वर्ग O है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, शिशु का रुधिर वर्ग O है और क्या है, शिशु का रुधिर वर्ग O है और पिता का रुधिर वर्ग, पिता का क्या है, A है और माता का B है, माता का क्या है, B है रुधिर वर्ग। तो जनकों के जीनोटाइप मालूम कीजिए। क्या जनकों के जीनोटाइप, जीनोटाइप हमें इसके मालूम करने हैं और अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइपों की जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले इसके लिए हमें ये आना चाहिए रुधिर वर्ग, आप ऐसे लैंग्वेज में रुधिर वर्ग, और उसके बाद जीनी संरचना, तो बच्चों ए बी, ए बी और ओ, ये क्या है, रुधिर के प्रकार है, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। अब ए के जो ट्रेट होते हैं, आई ए और आई ओ, आई ए आई ए, और दूसरे इसमें हम पहले मान लेंगे आई ए आई ओ। ऐसे हम बी के लिए हम मानेंगे आई बी आई बी, और इसमें भी आई बी और आई ओ। और उसके बाद ए बी में आई ए आई बी, और ओ में दोनों होंगे, ये क्या, आई ओ आई ओ। ये आई ओ का मतलब जैसे ए में भी हमने ओ दे दिया, बी में भी ओ दे दिया, यानी कि ये क्या कर सकता है, ओ क्या होता है, सर्वदाता होता है। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर रुधिर वर्ग का आधान होता है। अब देखो इसमें पिता का रुधिर वर्ग क्या है, ए, और माता का क्या है, बी, है ना। यानी कि पिता का रुधिर वर्ग क्या है, तो यहाँ ध्यान देंगे, ये आपको तालिका याद रखनी पड़ेगी। पिता का रुधिर वर्ग क्या है, ए। तो अब इसकी युग्मक हमने इसके आधार पर हम ये बनाएंगे, आई ए, इसके ये एलिल हैं आई ओ, और यानी क्या है, ये रुधिर वर्ग है ना। और माता,
माता का क्या है, बी, रुधिर वर्ग है। अब आई, बी, आई, ओ, अब ध्यान देंगे इधर, आई ए और आई बी, आई ए आई बी, तो इस दशा में जो रुधिर वर्ग होगा कैसा होगा बच्चों, ये रुधिर वर्ग होगा आपका ए और बी रुधिर वर्ग होगा। कैसा रुधिर वर्ग होगा, ए और बी। अब फिर यही इसके साथ मिल जाएगा, देखो ये। अब ये क्या होगी इसकी संरचना, जीनी संरचना, आई ए और आई ओ, तो यानी ये कैसा रुधिर वर्ग होगा, फिर ए रुधिर वर्ग होगा। कैसा होगा, ए रुधिर वर्ग। अब इसकी बारी है, क्या हो गए, आई बी और आई ओ, तो ये कैसा रुधिर वर्ग हो गया, बी रुधिर वर्ग हो गया, बी रुधिर वर्ग। और दूसरा ये आई ओ आई ओ, दोनों कैसा रुधिर वर्ग हो गया, ये ओ रुधिर वर्ग हो गया। तो उसकी संतानों में जो हमसे पूछा है, जनकों की जीनोटाइप पूछा है, एक तो जीनोटाइप ही हमने निकाल दिए। अब इसके कैसा होगा रुधिर वर्ग, एक तो ए बी रुधिर वर्ग वाला होगा और एक ए रुधिर वर्ग वाला होगा, है ना, या और बी रुधिर वर्ग वाला भी होगा और ओ रुधिर वर्ग वाला भी होगा। यदि माता का रुधिर वर्ग, पिता का रुधिर वर्ग ए है, माता का बी है, तो उनकी संतानों में पॉसिबिलिटी किसकी रहेगी, ए बी रुधिर वर्ग वाला भी हो सकता है, ए रुधिर वर्ग वाला भी हो सकता है, बी रुधिर वर्ग वाला भी हो सकता है और ओ रुधिर वर्ग वाला भी हो सकता है। तो ये इसमें संभावना है। तो ये ध्यान देंगे आप लोग। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, अब निम्न शब्दों के उदाहरण सहित बताइए। पहला है इसमें सहप्रभाविता, दूसरा है अपूर्ण प्रभाविता, तो पहला टॉपिक क्या है, सहप्रभाविता। तो सबसे पहले आप समझेंगे इसमें, जैसे हम इसको उदाहरण से पहले समझाएंगे। इसमें आई ए आई ए, ये रुधिर वर्ग है, यानी रुधिर वर्ग क्या है, ये ए है, क्या है रुधिर वर्ग ए।
बी आई बी, ये क्या है रिजर्व? बी रिजर्व वर्ग है। और परस्पर जनन करने पर जो अगली पीढ़ी में होगी ये रिजर्व वर्ग होगा आपका F1 पीढ़ी, यानी पहली पीढ़ी में एक आई ए होगा और ए क्या हो जाएगा आई ए और आई बी वाली हो जाएंगे। तो यानी कि इसका रिजर्व वर्ग क्या हो जाएगा? ए और बी रिजर्व वर्ग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यानी कि ए बी रिजर्व वर्ग हो जाएगा ये इसमें F1 पीढ़ी में। तो इसमें बच्चों ध्यान देंगे, कुछ प्रयोगों में ये देखा गया है कि दो विपरीत लक्षणों के संकरण के पश्चात, दो विपरीत लक्षण है इसमें, एक ये है ए बी संकरण के पश्चात F1 पीढ़ी में दोनों ही लक्षण दिखाई देते हैं, ए भी है और बी भी लक्षण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं? सहप्रभाविता कहते हैं। दोनों लक्षणों का दिखाई देना, ए के लक्षण का भी और बी के लक्षण का भी, यानी ए और बी दोनों लक्षणों का दिखाई देना क्या कहलाता है? सहप्रभाविता। ए के लक्षण का और बी के लक्षण का, दोनों लक्षणों का दिखाई देना क्या कहलाता है? सहप्रभाविता कहलाता है। अब बच्चों इसमें मनुष्यों में रुधिर वर्ग ए एक प्रभावशाली जीन आई ए के कारण होता है और यह लाल हृदयकणिका की प्लाज्मा झिल्ली पर स्थित प्रजनन निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। और रुधिर वर्ग बी दूसरे जीन आई बी के कारण होता है। यदि दो समयुग्मकी व्यक्ति जिनका रुधिर वर्ग ए व बी के बीच में विवाह होता है, इस ए और बी के बीच में विवाह होता है, तो इनकी संतान ए बी रुधिर वर्ग वाली होती है। और इस विषमयुगी संतान का जीनोटाइप क्या होगा? आई ए और आई बी, और इनका रुधिर वर्ग ए बी होगा। अब दूसरा अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा टॉपिक है इसका अपूर्ण प्रभाविता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसमें कैपिटल आर इन क्या है? लाल, और स्मॉल आर ये क्या है? सफेद। तो ये क्या है? पुष्पों की संरचना है। एक लाल पुष्प वाला है, दूसरा कैसा है? सफेद पुष्प वाला है। तो ये कैसी पीढ़ी है? जनक पीढ़ी में एक के लाल पुष्प है, दूसरे के कैसे हैं? सफेद पुष्प हैं। और इनमें परस्पर संकरण कराने पर एक कैपिटल आर होता है और दूसरा कैसा होता है? स्मॉल आर। तो यानी कैसा इसमें होगा? दोनों का मिश्रण लाल और सफेद का गुलाबी। कैसा पैदा हो जाता है? ये गुलाबी संकर पुष्प, है ना। अब इनमें परस्पर जनन करने पर जो ये है, इनमें परस्पर जनन करने पर देखेंगे आप एक कैपिटल आर है, दूसरा स्मॉल आर। एक कैपिटल आर है, दूसरा स्मॉल आर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैपिटल आर। और इसमें एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, दोनों स्मॉल आर। तो ये कैसा हो गया? एक पुष्प इसमें कैसा होगा? लाल रंग का। और ये कैसा होगा? गुलाबी। गुलाबी कितने होंगे? दो होंगे।
और एक कैसा होगा, ये सफेद होगा। कैसा होगा, ये सफेद। तो यानी कि इनमें जो अनुपात होगा बच्चों, ये तो F1 पीढ़ी, ये क्या थी, F1 पीढ़ी थी। और जो अभी हमने बनाई, ये कौन सी पीढ़ी है, F2 पीढ़ी। तो इसमें देख रहे होंगे आप, इनमें जो जीनोटिपिक रेशियो होता है, अ, कार्य की आकार की फिनोटाइपिक रेशियो इसमें देख रहे होंगे। क्या रेशियो निकल जाएगा इसमें, एक जीनोटाइपिक एक कैसा हो जाएगा, लाल अनुपात 2:1 का, और एक दो कैसे होंगे इसमें, गुलाबी, और एक कैसा होगा इसमें, सफेद पुष्प वाला। तो जो इनका अनुपात निकलेगा, क्या थे, लाल और सफेद थे, और इनका संकर क्या था, तो संकर गुलाबी संकर इसमें पैदा हुआ पहली। फिर जो गुलाबी संकर पुष्प वाले थे, उनमें हमने फिर स्वनिषेचन या स्वपरागण की क्रिया कराई। उसके पश्चात क्या हुआ, एक तो शुद्ध लाल प्राप्त हुआ, और दो गुलाबी संकर हुए, और एक कैसा हो गया, एक सफेद हो गया। एक कैसा हो गया, ये सफेद हो गया। तो यानी इसका रेशियो क्या निकला फिर, 1:2:1। तो ये क्या हो जाएगी, अपूर्ण प्रभाविता की क्रिया कहलाएगी। अब उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, एक उदाहरण दें। क्या है अगला क्वेश्चन, बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, पॉइंट म्यूटेशन क्या है। क्वेश्चन उत्परिवर्तन आता होगा आपको। उत्परिवर्तन क्या है, जीनों में एकाएक होने वाला परिवर्तन। जीनों में एकाएक होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, उत्परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें समझेंगे बच्चों, बिंदु उत्परिवर्तन में, बिंदु उत्परिवर्तन में क्या होता है, यह किसी विशेष लक्षण के जीन की रासायनिक संरचना में परिवर्तन के कारण होता है, और इसके गुणसूत्र पर विशेष जीन के स्थल में परिवर्तन के कारण होता है। तो उत्परिवर्तन विभिन्न भौतिक कारकों और रासायनिक कारकों के कारण होता है, और उत्परिवर्तन शरीर की आंतरिक दशाओं के कारण या बाह्य कारणों से होते हैं। तो बाह्य कारणों से होने वाले उत्परिवर्तन प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकते हैं। तो बच्चों इसका उदाहरण है, इस बिंदु उत्परिवर्तन के कारण दात्र कोशिका अरक्तता हो जाती है, स्किल सेल एनीमिया हो जाती है, या हीमोफीलिया वंशागत रोग हो जाता है। तो बच्चों हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया जिस व्यक्ति को होता है, उस व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। किसमें, जिसमें हीमोफीलिया हो जाता है, जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया हो जाता है, उसमें रक्त का थक्का उनके शरीर में नहीं बन पाता है, और लगातार रक्त स्राव के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये उदाहरण किसका है, बिंदु उत्परिवर्तन का है। अब अगला क्वेश्चन है, वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रतिपादित किया। तो बच्चों इसके बोवेरी तथा सटन ने, बोवेरी तथा सटन ने वंशागति के सिद्धांत के क्रोमोसोमवाद को प्रस्तावित किया। अगला है, किन्हीं दो अलिंग सूत्री आनुवंशिक विकारों को उनके लक्षणों सहित उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं के प्रत्येक चरण पर एंजाइम नियंत्रण रखते हैं, और पूर्ण प्रक्रिया में कहीं भी एक एंजाइम के बदले
या बदल जाने पर एंजाइम का निर्माण न होने की क्रिया या कोई न कोई व्यतिक्रम उत्पन्न हो जाता है। तो वीडल तथा टैटम ने एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना के पश्चात यह निश्चित किया कि अनेक रोग जीनी व्यतिक्रम के कारण होते हैं। तो बच्चों, मानव में होने वाले ये रोग हैं दात्र कोशिका अरक्तता और फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो बच्चों, ये दात्र कोशिका अरक्तता क्या है देखेंगे इसमें। तो इसमें विषम युग्म की मादा लेते हैं HbA और HbS। क्या ये विषम युग्म की मादा और विषम युग्म की सामान्य नर। है ना। तो इनमें इनके सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी युग्मकों को हम अलग अलग कर देंगे। HbA, ए फॉर एनीमिया यहाँ पे स्किल शेयर हो गया। HbS ऐसे शुरू करेंगे HbA HbS। तो ये क्या है, अंडाणु, और ये क्या है, ये क्या है, युग्मक। HbA HbS HbA HbS क्या हो जाएगा, ये HbA और HbA, और ये क्या हो जाएगा, HbA HbS H। हाँ, कहाँ पर बेटा, HbA HbS HbA HbS, ये ये तो ये इसके देख लो, यहाँ पर है ये HbA HbS, इसका है शुक्राणु का, और ये है अंडाणु का। तो HbA HbA दोनों मिल जाएगा ये, और यहाँ पर HbA HbS ये हो गया। तो HbA ये वाला हो गया, अभी बनाने दो इसको फिर देखना। HbA और HbS, और इसमें HbS HbS, ये देख लो, ये HbA HbA दोनों हो गया इसमें, HbA और HbS ये हो गया, HbS HbA HbA ये हो गया, HbS ये हो गया, HbS HbS दोनों। तो यानी कि इसमें देखो, एक पहला जो HbA वाला है, तो ये तो होगा आपका बच्चों सामान्य होगा, ये कैसा होगा, ये सामान्य हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद HbA HbS ये क्या होगा, विषम युग्म की। जैसे ये वाले हैं, देखो ये कैसा है, विषम युग्म की।
और उसके बाद ये भी क्या होगा, विषम युग्मकी होगा, विषम युग्मकी। और इसमें देखो एच बी एस है, यानी कि ये क्या है, दात्र कोशिका अरक्तता।